हरियाणा सरकार प्रदेश के स्कूलों में जीरो ड्रॉप आउट को लेकर लगातार काम कर रही है। जीरो ड्रॉप आउट की नीति को लेकर चंडीगढ़ से हमारे वरिष्ठ संवाददाता पवन सिमर ने शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से खास बातचीत की। आइए आपको दिखाते हैं। हरियाणा के शिक्षा और पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर इस वक्त मेरे साथ है। तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी ने बैठक की है शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ और जीरो ड्रॉप आउट को लेकर ये कहा है अधिकारियों को, शिक्षा विभाग के अधिकारियों को, कि जीरो ड्रॉप आउट रहना चाहिए हरियाणा में, इसको लेकर काम करें। तो किस तरीके से जीरो ड्रॉप आउट को लेकर आप इससे पहले काम कर रहे हैं सर? नहीं, देखिए, पहले भी जो शिक्षा में सहायक हमने रख रखे इस प्रकार से, और वो भी इस काम को करते हैं। लेकिन आज टेक्नोलॉजी है हमारे पास और बहुत सी चीज़ें हमने कर ली। जैसे परिवार पहचान पत्र बना लिया, उसमें हमें हर बच्चे का पता है कि कितने बच्चे हैं, किस उम्र के बच्चे हैं और वो कहाँ कहाँ दाखिल हैं। तो ये सारी जानकारी जैसे हमने कंप्यूटर पे रख ली, तो अब हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है ये निश्चित करना कि कितने बच्चे हैं और कितने स्कूल में जाने वाले हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का ये पहले भी उन्होंने एक बार विचार किया था और ये बातचीत हुई थी। अब की बार अधिकारी बुलाए उन्होंने बातचीत की कि एक भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब सिस्टम है, सिस्टम में आपको कोई मुश्किल नहीं है, आप ढूंढ सकते हैं इस बात को कि एक बच्चा भी कहाँ है। तो मैं समझता हूँ कि इससे बहुत लाभ मिलेगा और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी ऐसा एक वो है, सोच है उनकी कि कोई भी बच्चा नहीं रहना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी उस पूरे काम में पूरी उसके साथ लगे कि भी कोई बच्चा, एक बच्चा भी ड्रॉप आउट नहीं होना चाहिए। सर, जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसको आप अलग अलग चरण में हरियाणा में लागू करने में लगे हुए हैं। कई पहलुओं पर आपने शुरुआत की है, तो एजुकेशन पॉलिसी को आप किस रूप में आगे लेकर बढ़ रहे हैं और कब तक ये हरियाणा में आपकी कोशिश है कि इसे पूरी तरीके से लागू कर दिया जाएगा? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2030 तक सभी स्टेट जो है वो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है इसको लागू करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम 2025 तक इसको लागू करेंगे। और मैं समझता हूँ इससे बड़ा लाभ होने वाला है। जिस प्रकार से अपनी मातृभाषा पे जोर दिया गया, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा नुकसान इस देश में इस चीज़ से हुआ कि अंग्रेजी को जो महत्व दिया गया ना, तो बहुत से योग्य लोग थे, उनकी योग्यता का इसीलिए लाभ नहीं उठाया गया क्योंकि दिमाग में अंग्रेजी का भूत सवार था। तो अब उस चीज़ को छोड़ा गया है। और दूसरी बात, कुछ लोग बच्चे ऐसे हैं जो जिनका किसी चीज़ में बहुत इंटरेस्ट है। मान लीजिए वो साइंस की पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन उनको संगीत में बहुत रुचि है और संगीत में बहुत अच्छा करके दिखा सकते हैं, लेकिन साइंस में भी अच्छा कर सकते हैं। तो उनके लिए भी ऑप्शन दिया गया कि आप दोनों चीज़ों को साथ साथ रख सकते हैं, आप संगीत भी सीख सकते हैं और आप साइंस की पढ़ाई भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार के सारे ऑप्शन बच्चों को दिए गए। दूसरा सबसे बड़ा ऑप्शन ये दिया गया कि जो शिक्षा ग्रहण करता है बच्चा, तो ऐसा तो नहीं, अब देश में एक इस प्रकार की स्थिति बन गई कि पढ़े लिखे लोग ही सबसे ज़्यादा बेरोजगार है देश में। मतलब अनपढ़ लोगों के पास रोजगार है लेकिन पढ़े लिखों के पास रोजगार नहीं है। तो पढ़ाई एक इस प्रकार से एक समस्या बनती जाने लग रही। तो उस बात के ऊपर भी ध्यान दिया गया कि लोग इस प्रकार के बच्चे इस प्रकार की एजुकेशन लेके बाहर निकलें ताकि वो अपना काम धंधा कुछ शुरू कर सकें। और जो हमने वोकेशनल एजुकेशन थी जो 9th क्लास से हम शुरू कर रहे थे, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने कहा कि 6ठी शुरू करो और हमने 6ठी शुरू कर दी। अब की बार 98,000 बच्चे हमारे जो हैं वो 6ठी में वोकेशनल एजुकेशन ले रहे। और इसमें मैं समझता हूँ कि शायद हम नंबर 1 पे हमारा काम जो है वो नंबर 1 है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। दूसरा भी वोकेशनल एजुकेशन में हमारी बहुत अच्छी स्थिति है, हम नंबर 1 है। और जिस प्रकार से हम बच्चों को किट भी उपलब्ध करा रहे और उससे बच्चा जो है प्रैक्टिकल वो काम करके देख सकता है। अगर वो 12वीं क्लास के बाद अगर कोई रोजगार करना चाहता है, काम करना चाहता है, तो निश्चित तौर से वो रोजगार कर सकता है। और हमारे ऐसे बच्चे भी हैं जो करवा चौथ पे, दीपावली पे या दूसरे उत्सव है इस प्रकार के, उस टाइम काम करते भी हैं और ठीक ठीक पैसे कमा भी लेते हैं। हालांकि उस टाइम हमारा कोई पैसे तो नहीं, हमारा उद्देश्य ये होता है कि बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है और अगर उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो बाहर आके उन्हें काम करने में आसानी होती है। स्वयं मुझे बच्चों ने अपने आप बताया कि हमने इतने इतने पैसे कमाए हैं इस टाइम पे काम करके, तो उसके परिणाम अच्छे होंगे मैं समझता हूँ। तो सर, ये आपकी शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए आप तमाम तरह के प्रयास करें, लेकिन बीच बीच में कुछ ऐसी तस्वीर भी सामने आ जाती है सर। जींद जिले के उच्चाणा का जो सरकारी स्कूल का मामला है, इस मामले में जो प्रिंसिपल है उसके मामले में अब जो जांच आगे बढ़ रही है उसमें पता लग रहा है सर कि करीब 142 बच्चियां हैं जिन्होंने उसके खिलाफ इस तरीके की हरकत जो करता था उसकी जानकारी दी है। और जो महिला आयोग हरियाणा है उसकी जो रिपोर्ट है उसमें भी ये कहा गया कि जो उस स्कूल में जो महिला गेस्ट टीचर थी उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में इस तरह की सिफारिश की है। तो आप किस तरीके से देखते हैं सर इस पूरे मामले में और क्या एक्शन हुआ है सर? ठीक है, समाज के बीच में कुछ बहुत निकम्मे लोग भी रहते हैं, ऐसी बात। तो ऐसे निकम्मे लोग ऐसे गलत काम कर देते हैं और जिससे मैं समझता हूँ कि बड़ा एक गलत इंप्रेशन भी जाता है। गलत तो होता ही है,
पर एक लोगों में भी भावनाएं गलत जाती हैं, तो हम उसके प्रति पूरी तरह सचेत हैं और निश्चित तौर से हमने अगर कभी किसी ने छोटी मोटी भी की तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की, और इसके खिलाफ तो पूरी सख्त कार्रवाई, उसके खिलाफ FIR है, वो जेल में इस टाइम, और आगे भविष्य में भी और जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी निश्चित तौर से उसके खिलाफ करेंगे। और जो महिला के बारे में जो महिला आयोग ने जिस प्रकार का हमें रिपोर्ट दी है तो उसकी जांच कराएंगे, निश्चित तौर से उसके खिलाफ भी अगर उसमें सत्यता पाई जाती है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। सर, इसके साथ साथ आपके पास पर्यटन विभाग की भी जिम्मेदारी है और आपके क्षेत्र में एक बड़ा उत्सव जो है वो इस वक्त शुरू हुआ है, आज से शुरू हुआ है सर, कपाल मोचन मेला। तो इसको लेकर किस तरीके की तैयारियां प्रशासन की और पर्यटन विभाग की है, और किस तरह का उत्साह आप इसको लेकर लोगों में देखते हैं सर? आपके क्षेत्र का ये काफ़ी प्रसिद्ध मेला है सर। देखिए, बहुत प्राचीन मेला है और बहुत उत्साह के साथ बहुत दूर दूर से लोग, और पंजाब के लोग, ज़्यादातर पंजाब की बहुत बड़ी संख्या में लोग इसमें भाग लेते हैं। और वहाँ पे एक पशु मेला भी लगता है जिसमें घोड़े, खच्चर, दूसरे अन्य पशु भी उसमें काफ़ी सेल होती है। तो पिछले कई साल से वो बंद था, अब की बार खुला गया है वो भी, और मैं समझता हूँ उससे भी उसमें और संख्या बढ़ेगी लोगों की, आने वालों की, क्योंकि मैं समझता हूँ काफ़ी बड़ा मेला है इस प्रकार का, ये जहाँ पर घोड़े खच्चर का इस प्रकार का लेन देन होता है। लोगों की बड़ी डिमांड भी थी और बड़ी संख्या में लोग इसमें भाग लेते हैं। सर, इनके अलावा एक राजनीतिक सवाल है सर। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कुछ टिप्पणियां की सर, उनके ऊपर कुछ बयान दिए सर। उसके बाद अब भारतीय चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है और 25 नवंबर तक जवाब मांगा है। लेकिन आप राजनीति में इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल जो राहुल गांधी से हुआ उसको लेकर क्या कहेंगे सर? देखिए, कई बार तो क्या होता है, जिन लोगों ने संघर्ष नहीं किया होता ना, ऐसे ही बाप दादा के नाम पे आके बैठते हैं, तो उनको शायद पता ही नहीं चलता इस बात का कि किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। भाषा में संयम होना तो बहुत ही जरूरी है, और ख़ासकर जब आप इतने बड़े व्यक्ति के बारे में कुछ बोलने लगे तो उसके बारे में 10 बार सोच के ही आपको बोलना चाहिए। पर मैं तो ये समझता हूँ कि बड़ा आदमी वही है जो जिसका भाषा के ऊपर संयम है। अगर उसका भाषा के ऊपर संयम नहीं है तो वो थोड़े दिन तक तो बड़ा रह सकता है अपनी पार्टी पुर्टी में, लेकिन थोड़े दिनों बाद पार्टी उससे अपना हाथ खींच लेती है। वो सोचती है कि इसको तो कुछ बोलने का पता नहीं। और मैं समझता हूँ अपने तर्क को मजबूत करना चाहिए। लोग आपकी अमर्यादित भाषा जो है उससे कोई प्रभावित नहीं होता, बल्कि उससे नुकसान होता है। आपके तर्क से प्रभावित होते हैं। अगर आपके पास कोई तर्क है, अगर आप कोई तर्क दोगे किसी के खिलाफ, कोई बात कहोगे कि ये ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए था कुछ, तो उससे प्रभावित होते हैं। मैं समझता हूँ इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करना बहुत ही गलत है। और अगर इस प्रकार की भाषा का कुछ लोग इस्तेमाल करने लगेंगे धीरे धीरे, अगर ये बढ़ेगा तो मैं समझता हूँ बेहद खतरनाक है, बुरा है। हमारे साथ हरियाणा के शिक्षा एवं पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर थे, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बातचीत की। खासतौर पर उनका ये कहना है कि शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए प्रदेश सरकार ने तमाम कदम उठाए हैं, और इसके अलावा राजनीतिक तौर पर जो राहुल गांधी का बयान है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जो टिप्पणी की गई है, उसको लेकर उनका ये कहना है कि तर्क के आधार पर आरोप प्रत्यारोप राजनीति में होने चाहिए और इस तरीके के शब्दों का चयन नहीं किया जाना चाहिए। और ये अगर राजनीति में अगर आगे बढ़ता है तो ये बहुत खतरे जैसी स्थिति है, और इस तरीके का बयान आबाजी नहीं होनी चाहिए, बल्कि अपनी भाषा पर संयम होना जरूरी है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़।